हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम बजट आपका देख रहे थे कि आखिर में जो उपभोक्ता का बजट है वो किस प्रकार है और उपभोक्ता अपने बजट के अनुसार ही वो चीज़ों को खरीद सकता है। अगर उसकी आय जो हमने एम के रूप में आपकी प्रदर्शित की थी और साथ में बच्चों जो हमने दो वस्तु ली थी, आम और केले का एग्जाम्पल लेकर हम इस चैप्टर में आपका चल रहे हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बच्चों हम केवल उतनी ही वस्तु खरीद सकते हैं जितनी हमारी आय होती है या जितना कोई उपभोक्ता किसी वस्तु पर खर्च कर सकता है। जैसे हमने ये कोशिश भी करी है बच्चों समझने की कि अगर किसी उपभोक्ता के पास 20 रुपए हैं, उस 20 रुपए में वो कितनी चीज खरीद सकता है, या तो 20 रुपए के बराबर मूल्य की चीज खरीद सकता है या उससे कम खरीद सकता है। ये निर्भर करता है उपभोक्ता के ऊपर कि वो किस वस्तु को ज्यादा मूल्य देता है या किस वस्तु को कितना वैल्यू देता है, उसके अनुसार ही हमने चीजें देखी। दूसरा, हमने उसका बजट देख लिया और साथ में ये भी देखा कि जो आपकी बजट रेखा है, जो उसकी प्रवणता है, उसमें सारे बिंदु समाहित होते हैं और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों आम और केले की मात्रा को एक साथ बाप के मिलाते हुए उस लाइन से हमें प्रदर्शित करती है। क्लियर है बच्चों? तो ये हम लोग अपने कल के चैप्टर में या फिर जो जितना भी हमने पिछला पढ़ा है उन सब में चीजें आपकी देख चुके हैं। जो हमारा कल का लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये भी देखा कि अगर हमें केले की कुछ अतिरिक्त इकाई को ग्रहण करना है तो हमें उतनी ही लगभग आम की इकाई को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने दो स्थिति अभी देखी हैं। अगर उपभोक्ता अपने बजट को स्थिर रखना चाहता है, यानी कि वो नहीं चाहता कि मेरा बजट बढ़े, जो मेरा खर्च है वो बढ़े, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी चीजों को, जो अपना बजट है उसको स्थिर रखना पड़ेगा। दूसरा, हमने ये देखा है कि जो उपभोक्ता है वो किस वस्तु से कितना उपयोगी है, आपका सेटिस्फेक्शन होता है वस्तु को लेकर। तो हमने ये सब चीज आपका देख लिया। कहीं ना कहीं हमें एक चीज दिखाई दे रहा है चैप्टर के अंदर, एक है मूल्य और दूसरा है वो जो हमारा उपभोक्ता है वो किस वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, किस वस्तु को ज्यादा वैल्यू देखा है। हम ये देख रहे थे। आज हमें डायग्राम देखना है, जो आपका वक्र है वो देखना है। मैं आपको तालिका के माध्यम के साथ साथ आपको वक्र भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और बच्चों, जो हमारी थ्योरी है वो हमारी चली रही है। क्लियर हो गया? आज उससे आगे देखते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिए डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, ये इतना चैप्टर हमारा छूट गया था। क्लियर है? और इसके आगे जो है हम लोग अपना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? हम लोग अपना शुरू करेंगे। तो आप लोग सब ध्यान दीजिए। देखिए, जो मैं आपको कल जो मैं आपको समझा रहा था बच्चों, ये देखिए आपको पूरा समझ आएगा कि आखिर में जो ये आपकी चीजें थी, तो हम लोग यही देख रहे थे कि आम और केले की जो 2 यूनिट जो आपको दी गई थी, और उसमें ये साथ में हमें ये बताया था कि अगर हमें कोई चीज लेनी है तो हमें दूसरे की उतनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। और साथ में हमने ये देखा कि बाजार में जो स्थितियां हैं उपभोक्ता की, आपकी वस्तु की बच्चों, क्लियर हो गया? क्या है? उपभोक्ता की जो बाजार की आपकी स्थितियां हैं, उन स्थिति के अनुसार अगर एक वस्तु को दो वस्तु की जगह, यानी कि P1/P2 की दर पर प्रतिस्थापित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हमने ये कल चीजें आपकी जो अपना हमने लेक्चर किया था उसमें हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए बच्चों, आज हमें देखना है बजट रेखा की प्रवणता की व्यू उत्पत्ति, कि जो आखिर में बजट रेखा है, जो उसकी प्रवणता है कि कहाँ बिंदु आपके मैच करते हैं। क्लियर हो गया? हमें उसकी उत्पत्ति देखनी, व्यू उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होती है द्वारा, वो हमें वो देखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपना जो वक्र है, जो हमारा चित्र है, हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ हमें दिया गया है आम और दूसरा दिया गया है बच्चों हमें केला। ये 2 यूनिट हमें मिली हैं बच्चों, और 2 यूनिट में हमें दिखाया गया है कि बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट रेखा पर केले के प्रति इकाई परिवर्तन की स्थिति में आम में हुए परिवर्तन की मात्रा को माप कर सकती है। यानी कि केले की ऐसी कितनी इकाई हैं, कितनी यूनिट हैं जिनके परिवर्तन की स्थिति में आम में हुए परिवर्तन की मात्रा को हमें क्या करना है? मापना है। यानी कि कुल मिलाकर बच्चों अगर आप ध्यान दें तो केले की कितनी मात्रा की जगह हम आम में कितना बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उस यूनिट को, उस इकाई को हमें मापना है बस। यानी कि हम आम की जगह कितना हम आप केले की जगह आम का परिवर्तन कर रहे हैं, हम इसका मापन करेंगे। तो बजट रेखा पर किन्हीं दो बिंदु x1 x2 तथा x1 प्लस डेल्टा x1 कोमा x2 प्लस डेल्टा x2 पर
विचार करते हैं। देखिए ये दिखाए गए हैं आपके दो बिंदु हमें मिले हैं, ये एक बिंदु ये है और बच्चों दूसरा बिंदु हमें ये दिखाया गया है। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो जो हमें ये बिंदु दिखाए गए हैं बच्चों, तो इस बिंदु में अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप देख रहे हैं प्रवणता हमें दिखाई दी गई और साथ में हमें दो बिंदु बताए हैं। पहला बताया x1 x2, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको बच्चों, और फिर बताया x1 प्लस डेल्टा x1 कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद x2 प्लस डेल्टा x2 पर विचार कर रहे हैं। अब हम इन पे विचार करते हैं। देखिए ये दो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये डेल्टा x2 है और ये डेल्टा x1 है। एक बिंदु तो यहाँ आपका मीट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर एक बिंदु यहाँ मीट कर रहा है। क्लियर हो गया, मिल रहा है। अब इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसी स्थिति में P1 प्लस P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू M, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग जो समीकरण पढ़ रहे थे, ये बेसिक है, ये इनकम है, ये वस्तु 2 पर खर्च किया गया पैसा है, ये वस्तु 2 है, ये वस्तु 1 पर किया गया पैसा है और ये वस्तु 1 है, x1 है। ये चीज हम बच्चों पहले भी मैं आपको पिछले लेक्चर में जो हमने करे उनमें हम लोग देख चुके हैं। अब इससे आगे देखते हैं। तथा अब देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। इसमें क्या करा इन्होंने, P1 को आपका कॉमन लिया और ब्रैकेट के साथ क्या करा, x1, अगर P बाहर आ गया तो x1, और ये P1 तो बाहर गया तो इसकी जगह क्या ले लिया इन्होंने, डेल्टा x1, यानी कि एक इन्होंने पूरा, अगर आपने फैक्टर करने अगर आपको आते होंगे बच्चों तो आपको ये समीकरण आपको समझ आ जाएगी पूरी। क्लियर हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, प्लस को ऐड किया और P2 ब्रैकेट x2 प्लस डेल्टा x2 इक्वल टू M, यानी कि इसी समीकरण को, इनकम जो हमने 2.4 पहले देखी थी, उसको एक नए प्रतिस्थापित रूप में हमारे सामने खड़ा कर दिया। क्लियर हो गया, और उसको नाम दिया 2.5। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इन्होंने क्या करा है कि 2.5 में से, यानी कि इस वाली समीकरण में से जो हम बच्चों आपका अभी देख रहे थे, क्लियर हो गया, क्या कर रहे थे हम, ये वाली, इस वाली समीकरण में से 2.4 को घटा देते हैं, यानी कि इस वाली समीकरण में से इसको घटाना है। अब देखिए इन्होंने घटाया। देखिए बच्चों अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ी हो, आप 10th में आपने पढ़ी होगी, आपके सर ने पढ़ाई होगा, आपको बहुत अच्छी आती होगी मेरे से भी, तो आप इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ ले जाएंगे। जैसे अब देखिए, अब इस वाली समीकरण है ये है और एक नीचे वाली दी गई समीकरण ये है बच्चों। तो अब देखिए आपको दो समीकरण आपका दी गई हैं। इस समीकरण में से क्या है, आपको निचली ये जो समीकरण है आपकी नीचे वाली समीकरण, इस वाली समीकरण में से ऊपर वाली समीकरण को घटाना है। जब हम इन्हें घटाएंगे तो देखिए बच्चों, तो P1 और डेल्टा x1 इधर बनेगा और बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, P2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या बनेगी, आपकी नई समीकरण बनेगी, इसको बोलेंगे 2.6। 2.6 में पदों का पुनः योजन करके हमें प्राप्त होता है। अब देखिए क्या प्राप्त होता है इन पद में, तो हमने देखा कि जो हमने 2.6 में से 2.5 को घटाया है, हमें क्या मिला, हमें बच्चों मिला डेल्टा x2। देखिए डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस का है बच्चों, P1 अपॉन P2। क्या बना, P1 अपॉन P2। अब देखिए इसमें नीचे दिया गया है, डेल्टा एक ग्रीक अक्षर है। गणित में डेल्टा का उपयोग कभी कभी एक बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। और ये देखिए वही तो किया है ऊपर, जब हमने x1 को कॉमन लिया था, सॉरी बच्चों, जो हमने x1 को और आपको p को हमने वो ऊपर कॉमन लिया था, हमने P1 को बाहर रखा तो हमने P1 S2 जगह में डेल्टा मान लिया। और डेल्टा में क्या होता है, एक बदलाव को नजर आता है, उसने क्या दिखाया, वो बदलाव दिखाया। अतः डेल्टा x1 से अभिप्राय है कि x1 में एक बदलाव के साथ बदलाव, तथा डेल्टा x2 का अभिप्राय है कि x2 में एक बदलाव। क्लियर हो गया, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बदलाव हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा इससे आगे देखते हैं बच्चों। देखिए ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये जो आपका चिन्ह है ये है ऐसे, ये x सिस्टम बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 0 से, और किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। फिर ये इसमें दिखाया गया है कि इस ऐसी स्थिति में 0 बड़ा होगा किससे, x से, और जो x का जो निरपेक्ष मूल्य को क्या होगा, सामान्य ऐसे बताएगा। अगर किसी का निरपेक्ष मान है तो उसको हम कैसे आपका दिखाएंगे बच्चों, तो देखिए उसको हम ऐसे करके
इस प्रकार हम उसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका निरपेक्ष मान दिखाते हैं। यानी कि आपको ये चीज मैथ्स में मुझसे भी अच्छा आपको समझ आती होंगी। और क्लियर हो गया बच्चों? तो ये जो इतनी ये समीकरण आपके चल रही हैं, पूरा आपका मैथमेटिकल है, आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से एक समीकरण से दूसरे समीकरण में हम लोग आपका घटाते हैं और चेंजेस करके जो हमें प्राप्त हुआ डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस p1 अपॉन p2। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि x2 और x1 क्या है, वो वस्तु हैं, और उनमें क्या हुआ, अल्टीमेटली वस्तु में ही परिवर्तन हुआ है, जो हम आपकी माप भी देख रहे हैं। और p1 p2 क्या है बच्चों, ये क्या है, इनकम है, उस व्यक्ति उस उपभोक्ता की खर्च, इन वस्तु पर खर्च करने की क्या है, वो कीमत है बच्चों, P1 और P2। और डेल्टा X1 X2 क्या है, उन वस्तुओं की जो शिफ्टिंग करके जो आपके परिवर्तन आ रहा है उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। डेल्टा के माध्यम से उस बदलाव को दिखाया जा रहा है। क्लियर हो गया? और हम यही तो आपका देख रहे थे बच्चों, क्या कर रहे थे हम, यही तो हम लोग आपका देख रहे हैं कि आखिर में हमें ये देखना है कि किन्हीं इन दो वस्तु, देखिए दिखाया ना, केले की प्रति इकाई, बच्चों केले की प्रति इकाई परिवर्तन की स्थिति में आम में हुए परिवर्तन दर को माप करती है। हमें क्या करना है, माप करना है। और हम यही माप क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ कर रहे हैं कि आखिर में उन वस्तुओं में कितना बदलाव आया, एक वस्तु को रिप्लेस करके दूसरी वस्तु जो आ रही है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उसकी यूनिट में क्या परिवर्तन आ रहा है, हम लोग यही आपका देख रहे हैं बच्चों। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। देखिए अब इतना जो हम लोग आपका देख चुके हैं कि आखिर में बदलाव आता है तो हम उसको डेल्टा से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर या फिर जो भी अन्य चीजें होती हैं वो किस प्रकार से बदलाव दिखाती हैं, हम लोग ये आपका बच्चों देख चुके हैं। क्लियर हो गया? अब हमें इससे आगे देखना है, क्योंकि हर यूनिट में आपकी चीजें बदल रही हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए अब क्या हुआ, आपका नया यूनिट हमें मिला है और इसमें हम लोगों को देखना है 2.2 बजट सेट में बदलाव। अब हमें क्या देखना, जो हमारा बजट सेट है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, हमें उस बजट सेट को में जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस को हमें क्या करना है बच्चों, आपका देखना है। क्लियर हो गया? वो चीज क्या है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत कह रहा है, उपलब्ध यानी कि जो हमारे पास उपलब्ध है दोनों वस्तुओं की कीमत तथा जो वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। देखिए चाहे जो दोनों वस्तु हैं, और दोनों वस्तु कोई भी मान लीजिए, वैसे हम लोग आम केला का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उनके बंडल हैं और वो किस पर निर्भर करता है, जो या तो वस्तु की आय पर निर्भर करेगा या फिर उपभोक्ता की आय पर। यानी कि जो वस्तु है या तो वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगा या फिर जो उपभोक्ता है उसकी आय पर निर्भर करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और ये मैं बच्चों, ये कोई ऐसा नहीं कि उसने कि पहली बार हमें लाइन में दे दिया है, हम अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। जब दोनों में से किसी भी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय बदलती है, क्लियर हो गया, चाहे तो किसी वस्तु की क्या बदले बच्चे, आपका कीमत बदले, उसकी कीमत में चेंज आए, चाहे उसकी वैल्यू बढ़े या घटे, और या फिर जो उपभोक्ता है जो चीजों को खरीद रहा है उसकी आय में क्या हो, आपकी बदलाव आए, तो उपलब्ध बंडल का सेट भी बदल जाता है। और जो आपका बंडल होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका उसका सेट कैसा है, जो एक सेट मिला था ना, देखिए बंडल का सेट हमने, आप याद करिए तीसरा चौथा लेक्चर आपको समझ आएगा कि बंडल क्या था। आप रिवाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर किसी बच्चों को बीच में से आया हो, समझ नहीं आ रहा हो, हमने क्या देखा है, बंडल का सेट भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। क्यों आपका चेंज होगा बच्चों, क्योंकि या तो वस्तु के जो आपके मूल्य हैं वो घट बढ़ जाएंगे, या जो उपभोक्ता की आय है उसमें कुछ बदलाव हो जाएगा। अगर आपकी कीमत बढ़ी और वस्तु जो उपभोक्ता उसकी आय वैसी रही तो वस्तु कैसी हो जाएगी, आपकी कम खरीदेगा। यानी कि आप ऐसा समझिए, अगर कोई उपभोक्ता है उसके पास 100 रुपए है, क्लियर हो गया, और 100 रुपए में वो उपभोक्ता पहले आपकी कोई यानी कि 10 चीज वो आपकी खरीद सकता था। यानी कि ऐसे मान लीजिए आम जो है आपका मैंगो और जो आपका बनाना है उनको 10 खरीद सकता था, लेकिन अब इनके मूल्य में कैसा होगी, आपकी वृद्धि होगी। कैसी होगी, वृद्धि होगी। मान लीजिए आम का रेट बढ़ गया तो शायद क्या करेगा, वो आम की कीमत को कम कर दे, क्योंकि उसकी आय कैसी रहेगी, वैसी रहेगी। क्लियर हो गया? तो यानी कि अगर उसकी आय कम हुई तो वो क्या करेगा, इस यूनिट को घटा देगा। तो यानी कि अगर आप अंतर देखेंगे
तो जब भी आपके बजट में बदलाव आएगा, आपकी चीजों में बदलाव आएगा, तो उसके लिए दो चीज हमेशा आपकी उत्तरदायी होंगी, दो चीज आपके रिस्पॉन्सिबल होंगी। एक होगी वस्तु की कीमत और दूसरा होगा जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला है, उसकी आय। यानी कि आप कुल मिलाकर ये आप देखिए कि यानी कि अगर जो भी आपके बजट सेट में बदलाव आएगा, या तो वस्तु की कीमत पर या उपभोक्ता की आय की वजह से ही क्या होगा, बदलाव आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो उपलब्ध सेट में बदलाव भी बदल सकता है। मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय M से बदलकर M1। अब देखिए बच्चों, ये ऊपर करके क्या करा इन्होंने, M आपका कोमा लगाया है। आप इसको M1 पढ़िए, M कॉमा पढ़िए, जो आपको सही लगता है। तो हम M पॉइंट पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो M पॉइंट हो जाती है, यानी कुछ बदलाव हुआ। आप ऐसे मानिए कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि पहले आपकी इनकम थी 100 रुपए, क्योंकि 100 का एग्जांपल आपको ज्यादा से समझ आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपकी पहले इनकम थी 100 रुपए। क्लियर हो गया? 100 में कुछ बदलाव आया। अब हमें नहीं पता वो कितना बदलाव आया। मान लीजिए आपकी इनकम 110 रुपए हो गई, या आपकी इनकम 90 हो गई। इतनी हो सकती है, तो घट सकती है, बढ़ सकती है। क्लियर हो गया? परंतु दोनों वस्तु की कीमतें नहीं बदली। अब जो कीमत थी वो नहीं बदली, यानी कि 10 रुपए की, मतलब 10 वस्तु आम और केला क्या मिल रहे थे हमें, कितने मिल रहे थे, 100 में मिल रहे थे। अब चेंज किस में हुआ है, इनकम में हुआ है, और किस में नहीं हुआ है, वस्तुओं में नहीं हुआ है। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं अभी, और फिर मैं यही बता रहा हूं कि या तो वस्तु की आपकी कीमत बदलेगी या उपभोक्ता की आय बदलेगी। नई आय होने पर उपभोक्ता सभी बंडल X1, X2 खरीद सकता है। क्लियर हो गया? देखिए, नई आय होने पर, यानी कि नई आय जो होगी उसमें क्या कर सकता है, जो वस्तु का बंडल है उसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। जिसके होने पर P1 X1 प्लस P2 X2, और देखिए इसमें क्या होगा, जो उसकी इनकम है वो कैसी होगी बच्चों, ऑलवेज। देखिए यहाँ आपको चिन्ह दिखाया गया है, आप ध्यान देंगे आपको समझ आएगा। या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, यानी कि जो भी वो आपकी वस्तु खरीद रहा है, चाहे आपकी P1 हो या वस्तु हो, या तो जो उसके पास आपका पैसा है, जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है, या तो उस वस्तु से कैसी होगी, वो ज्यादा होगी, या फिर कैसी होगी बच्चों, उसके बराबर होगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं उपभोक्ता की इनकम आपकी बढ़ी हुई आपको नजर आई। तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जितना अब तक हमने पढ़ा है इस वाले में, हमें ये समझ आएगा कि अगर किसी व्यक्ति के उपभोक्ता, जो कोई उपभोक्ता है, उनकी कीमतों में अगर आप बदलाव देखें, उसके व्यवहार में कब बदलाव आएगा, या तो कीमत बढ़ जाए या उसकी आय में कुछ चेंज हो जाए। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, अल्टीमेटली उसकी जो आय है उसमें कैसा हो रहा है बच्चों, परिवर्तन हो रहा है। पहले M थी और अब से क्या होगी, M पॉइंट हो गई। क्या होगी, कुछ बदलाव नजर आया। और जो वस्तु खरीद रहा है तो उसकी आय कैसी हो रही है, बढ़ रही, या तो उन वस्तुओं के बराबर है या उन वस्तु ज्यादा, यानी कि कम नहीं है। अब हम देख रहे हैं। क्लियर हो गया? अब बजट रेखा का समीकरण, यानी कि अब बजट रेखा का समीकरण देखना कि अब समीकरण क्या बनता है। पहले तो बच्चों ऐसा बन रहा था ना, देखिए पहले मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में सर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आपको ये 2.8 समीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए पहले हम समीकरण देख रहे थे, आपका P1 X1 प्लस P2 X2। क्लियर हो गया? या तो देखिए जो हमारी इनकम थी उसमें बताया था, या तो इनकम कैसी होगी, बराबर होगी, या फिर क्या होगी, अब देखिए जो हम वस्तु खरीद रहे थे, या जो हमारे पास आपका पैसा था, या तो उसके बराबर होगा। क्लियर हो गया? या वस्तु कैसी होंगी, कम रेट में होंगी। लेकिन अब क्या है बच्चों, अब बदला है, क्योंकि उसके आय में क्या हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या है, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M1, यानी कि बराबर है, यानी कि जो उसकी आय कैसी दिखाई गई है, यहाँ बराबर, यानी कि जितनी उन वस्तु पर खर्च आ रहा है उतनी उसकी कैसी है, इनकम है। कैसी है, बराबर है। देखिए यहाँ चिन्ह कैसा है बच्चों, बराबर का है। आप अगर और समीकरण देखेंगे तो आपको और समीकरण में आपको ये चिन्ह थोड़ा आपको डिफरेंट दिखाई देगा। देखिए यहाँ कैसा है, यहाँ अनिश्चित है कि या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया आपको 2.8 में बच्चों, बराबर है। कैसा है, बराबर है। समीकरण 2.8 निम्न रूप में लिखा जा सकता है। कह रहे हैं कि हम समीकरण 2. को एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, उसको निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमने जैसे कि अपना पहला वाला समीकरण लिखा था, तो वही सेम यहाँ किया है इन्होंने, S2 को बाहर लिया है, और पहले यहाँ M था, अब यहाँ
m पॉइंट मान लीजिए, m1 मान लीजिए, जो भी आपको लगे, जो भी चेंज हुआ है, क्लियर हो गया। तो m1 अपॉन p2 माइनस p1 अपॉन p2 इक्वल टू x, यानी कि हमको इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ये जो नया रूप लिखा है इसको नाम दिया गया है 2.9। क्लियर हो गया बच्चों। तो इतना आप मुझे बताइए कि जो मैं ये वाला बच्चों में आपको बता रहा था, जो आपका बजट सेट में जो आपका बदलाव हो रहा था, क्या आपको समझ आया? बोलिए बच्चों, समझ आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, क्योंकि बच्चों अगर कुछ भी चीज में बदलाव होगा उपभोक्ता के व्यवहार में, वो क्यों बदलाव होगा? या तो उसकी इनकम घटेगी तो वो चीजों को कम खरीदेगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो वो चीजों को कैसा होगा? और बढ़ाएगा। या फिर बदलाव कब नजर आएगा? यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु को बहुत ज्यादा खरीदेगा, अगर वस्तु बढ़ेगी तो वो वस्तु को कम खरीदना पसंद करेगा। क्लियर हो गया? ये हमने इसमें बजट के बदलाव में देखा। और बजट में हमने ये देखा था कि आखिर में अगर कोई वस्तु है, आदमी कब खरीदता है? या तो उससे जो वस्तु है या तो उसके बजट से कम हो या उसके बजट के बराबर हो, यानी कि ज्यादा वो चीजों को नहीं खरीद सकता। और साथ में बजट रेखा में हमने देखा कि जो उसकी रेखा बनेगी, बिंदु सभी एक ही पॉइंट पर बनेगी, और उसी एक पॉइंट पर बनने पर वो कैसी होगी? सीधी होगी, यानी कि सारे वो बिंदु उसमें क्या होंगे? निहित होंगे बच्चों, समाहित होंगे। तो इतना जो हम अब तक देख चुके हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा इससे आगे देखते हैं। देखिए अब ये दिया गया है कि ध्यान दीजिए, नई बजट रेखा की जो आपकी प्रवणता है वही है जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से पहले की बजट रेखा की प्रवणता थी। क्लियर हो गया? तो बच्चों इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा होगा उसमें समझने की हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हमें कुल मिलाकर यही आपका देखना होगा, ताकि जो आपकी चीज है किस प्रकार का परिवर्तन आया है। क्लियर है बच्चों? तो आज भी हमने यही देखा कि आखिर में जो उपभोक्ता है उसके व्यवहार में, यानी कि आपकी चीजों को खरीदने में कैसे परिवर्तन आ रहा है, चाहे उसकी आय बदल रही हो, चाहे वस्तु की आपकी कीमत बढ़ रही हो, इस पर ही वो सारा आपका फ्लक्चुएट करता है। तो बच्चों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, ताकि सारी चीज आपकी बहुत ओवरऑल अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर में अपना पूरा अच्छा समय अपनी पढ़ाई के लिए दे रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा समय अलग है। आप स्कूल नहीं जा पाए होंगे, ये भी शायद आप इतिहास में आपके लिए एक बहुत मेमोरेबल लाइफ रही होगी। तो आप सब लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से फोकस करें, ताकि जितना भी आपका कोर्स है आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपकी पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से आपका चलती रहे। क्लियर है? देखिए हमारा दायित्व होता है कि हम आपको कभी आपके नकारात्मक सोच आपके अंदर ना आए, हमेशा आप पॉजिटिव ही सोचें आपकी पढ़ाई के प्रति। क्लियर हो गया बच्चों? तो बहुत जोश और उल्लास के साथ अपनी आपको पढ़ाई करनी है, ताकि कुछ भी हो जाए हमें अपनी पढ़ाई में जो हमारा एक रिदम बना हुआ है हमें वो अपना कंटिन्यू रखना है, उसको नहीं तोड़ना है, और जितना हो सके हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि बच्चों हमारा विकास सबसे पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा ही होती है। क्लियर है? तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से, मेहनत और लगन से, पूरी ईमानदारी के साथ आप कर रहे होंगे। इसको कोई चेक बैलेंस नहीं करता, ये सब हम करते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आज का चैप्टर किसी छूट गया हो तो बच्चों हम बार बार बताते हैं कि आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर इस चैप्टर को, या फिर मेरे सब्जेक्ट को, या फिर जो अन्य टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप उनको दोबारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सारी कक्षाएं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।